गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वितरण मानचित्र यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के बारे में। इन्हें विषयक मानचित्र भी कहा जाता है। वितरण मानचित्र के अंदर किसी भी प्राकृतिक या सांस्कृतिक वातावरण के तत्व के वितरण को दर्शाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से मैप्स आपने देखे होंगे, किसी में खनिज के वितरण को दर्शाया हुआ होता है, किसी में जनसंख्या घनत्व को दर्शाया हुआ होता है, किसी में मृदाओं का वितरण को दर्शाया हुआ होता है। तो ये सभी जो मानचित्र होते हैं वे सभी वितरण मानचित्र कहलाते हैं। वितरण मानचित्र जो है वह हमेशा किसी न किसी राजनीतिक इकाई के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे किसी देश के अंदर किसी वस्तु या तत्व का वितरण दर्शाया जाता है, या किसी राज्य की सीमाओं के भीतर वितरण दर्शाया जाता है, किसी जिले की सीमाओं के भीतर वितरण दर्शाया जाता है। इसलिए हमारे पास वितरण मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें जिस तत्व का वितरण दर्शाना है उससे संबंधित आंकड़े होने चाहिए। दूसरा, हमारे पास उस प्रदेश का मानचित्र होना चाहिए जहाँ पर हमें उस तत्व के वितरण को दर्शाना है। जो वितरण मानचित्र होते हैं यानी विषयक मानचित्र जो होते हैं, उनमें अलग अलग तत्वों को, जो भी सांस्कृतिक या प्राकृतिक तत्व हैं, उनको दर्शाने के लिए हम अलग अलग प्रतीकों का उपयोग करते हैं, अलग अलग छायाओं का उपयोग करते हैं। तो ये जो प्रतीक होते हैं इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है: बिंदु प्रतीक, रेखा प्रतीक और क्षेत्र प्रतीक। और आवश्यकता अनुसार हम अपने मानचित्र में इन प्रतीकों का उपयोग करते हैं। जो बिंदु प्रतीक होते हैं इन्हें स्पॉट सिंबल यानी कि स्थान प्रतीक भी कहा जाता है। जो नगर होते हैं या फिर किसी स्थान की ऊंचाई को आपको दर्शाना है, या किसी क्षेत्र की जनसंख्या को आपको दर्शाना है, उनमें अधिकांशतः इन बिंदु प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। बिंदु प्रतीक से तात्पर्य ये नहीं है कि उसमें सिर्फ एक डॉट ही लगाया जाएगा। जो आप त्रिभुज बनाते हैं किसी स्थान पर, या छोटा सा वर्ग या छोटा सा आयत बनाते हैं, तो वो भी बिंदु प्रतीक के अंतर्गत ही आएगा। सामान्यतः इसका उपयोग जो है वह अवस्थिति को दर्शाने के लिए होता है। फिर है रेखा प्रतीक, लाइन सिंबल्स। इनका उपयोग जो है वह विभिन्न प्रकार के भौगोलिक आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे जो समुच्च रेखाएं बनाई जाती है मानचित्रों के ऊपर, वो एक तरह की रेखा प्रतीक होती है। इसी तरह से क्षेत्र प्रतीक होता है, जिसके अंदर अलग अलग रंगों का या छायाओं का या प्रतिरूपों का उपयोग किया जाता है। ये कुछ उदाहरण हैं बिंदु, रेखा और क्षेत्र प्रतीकों के, जिनसे आप समझ सकते हैं कि इन प्रतीकों में क्या अंतर होता है और किस प्रतीक का उपयोग किस वस्तु या तत्व के वितरण के लिए होता है। जो वितरण मानचित्र बनाने की विधियां हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है: मात्रात्मक विधियां और अमात्रात्मक विधियां। मात्रात्मक विधियों के अंतर्गत वे मानचित्र आते हैं जिनमें हम किन्हीं सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग करते हैं, जिनके अंदर कोई मात्रा दर्शाई जाती है। जैसे कि हमें अगर राजस्थान के जिलों का जनसंख्या घनत्व का वितरण दर्शाना है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? आंकड़ों में होता है। जैसे कि 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो उस मात्रा के आधार पर, उस घनत्व के आधार पर हम वो मानचित्र बनाएंगे, तो वो एक मात्रात्मक विधि हुई। जबकि गुणात्मक विधि के अंदर किसी तरह के सांख्यिकीय आंकड़े नहीं होते, उसमें सिर्फ एक गुण होता है। जैसे हम जब फसलों का वितरण दर्शाते हैं तो हम अलग अलग फसलों के प्रतीक चिन्ह बना देंगे। जैसे कि गेहूं जो है वह जहाँ जहाँ पाया जाएगा वहाँ पर गेहूं का चिन्ह बना देंगे। जहाँ जहाँ पर बाजरा उत्पादित होता है वहाँ पर हम बाजरे का कोई भी जो सिंबल हम डिसाइड करते हैं वो बना देंगे। तो उसके अंदर आप ये नहीं देख रहे कि वहाँ पर गेहूं या बाजरे का उत्पादन कितना हो रहा है, आपको सिर्फ ये दर्शाना है कि वहाँ पर उत्पादन हो रहा है। तो उसमें किसी तरह के सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग नहीं होता है, सिर्फ एक गुण का उपयोग होता है। तो वो गुणात्मक विधि होती है। मात्रात्मक विधि होती है, उसमें फिर 3 विधियां हैं: बिंदु विधि, सम्मान रेखा विधि और वर्णमात्र विधि। और गुणात्मक विधियों में है वर्ण प्रतीकी, कोरोक्रोमैटिक, नामांकन विधि, चित्रीय विधि और सामान्य छाया विधि। सबसे पहले बात करते हैं वर्णमात्री यानी कि कोरोप्लीथ मैप के बारे में। कोरोप्लीथ शब्द जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोरोस और प्लीथोस। कोरोस का मतलब होता है स्थान और प्लीथोस का मतलब होता है मात्रा। यानी किसी स्थान की
में किसी तत्व की मात्रा को दर्शाने के लिए हम जिन मैप्स का उपयोग करते हैं वे कोरोप्लीथ यानी वर्णमात्री मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। ये एक मात्रात्मक विषयक मानचित्र होता है जिसमें सामाजिक आर्थिक तत्वों या घनत्व के वितरण को विभिन्न छाया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जैसे जो मात्रा है, जो आंकड़े हैं वे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो छाया जो है वह भी गाढ़ी होती जाती है यानी गहरी होती जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम जनसंख्या घनत्व के वितरण को दर्शाते हैं। एक जिले में 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है, एक जिले में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। तो जो 100 व्यक्ति वाला जिला होगा वहां पर हम जो छाया दर्शाएंगे वो गहरी होगी और जो 10 वाला होगा वहां पर कम होगी। ये जो कोरोक्रोमेटिक मानचित्र होते हैं, कोरोप्लीथ मैप जो होते हैं, इनमें हम क्षेत्रीय प्रतीकों का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से इनका उपयोग जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से घनत्व को दर्शाने के लिए। इसके अलावा हम इससे कृषि भूमि का कुल भूमि से प्रतिशत, प्रति एकड़ उपज, सिंचित क्षेत्र, उद्योगों, कृषि या अन्य विभिन्न राज्यों या देशों में प्रति व्यक्ति आय को प्रदर्शित करने के लिए भी हम इस मैप का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास मैप होता है वो प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर बटा हुआ होना चाहिए और उन प्रशासनिक इकाइयों के हमारे पास आंकड़े भी उपलब्ध होने चाहिए। ये एक कोरोप्लीथ मैप का उदाहरण है जिसमें राजस्थान का 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, जनसंख्या घनत्व था, उसको दर्शाया गया है। जैसे जैसे इसमें सबसे पहले ये जो मैप है ये आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल की शीट में बनाना है। ये इसी तरह से बनेगा। जो लाइन वाला पेज है उस पर आप राजस्थान के जो सभी जिलों का जनसंख्या घनत्व जो है वो लिखेंगे और उन्हें फिर आप 5 भागों में विभाजित करेंगे। एक तो वे जहाँ पर 441 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, फिर 321 से 440, फिर 201 से 320, फिर 171 से 200 और 170 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। उन्हें इन 5 कैटेगरीज में बांटेंगे। इन 5 कैटेगरीज के लिए आप अलग अलग तरह की छाया लेंगे। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी छाया जो है वो गहरी होती जानी चाहिए और फिर आप जिस जिले में जितना जनसंख्या घनत्व है उसके लिए आप देखेंगे उसके लिए आपने कौन सी छाया को निर्धारित किया है और उसके आधार पर आप उसमें वो छाया अंकित कर देंगे। ये मैप, ये जो शीट है ये आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर बनानी है। फिर है सम्मान रेखा मानचित्र। सम्मान रेखा मानचित्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइसोप्लीथ, आइसो मतलब होता है समान, इक्वल, और प्लीथोस यानी मान, यानी कि समान मान वाली जो रेखा होती है उसे आइसोप्लीथ कहा जाता है। इसमें वो रेखा जो किसी भी तत्व के समान मान वाले बिंदुओं को मिलाते हुए खींची जाती है उसको सम्मान रेखा कहते हैं। इसका उपयोग सबसे पहले हमबोल्ट ने 1817 में किया था, लेकिन इसका व्यापक रूप से उपयोग मॉकहाउस ने किया था। जो सम्मान रेखाएं होती है अलग अलग चीज़ों के लिए, जो अलग अलग सम्मान, जैसे समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए जो सम्मान रेखा खींची जाएगी वो कहलाएगी आइसोहाइट। जो समान घनत्व को मिलाते हुए खींची जाएगी वो कहलाएगी आइसोपाइनिक। जो समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाते हुए खींची जाएगी वो कहलाएगी आइसोहेलाइन। और जो समान वायुदाब वाले भागों को मिलाते हुए खींची जाएगी वो कहलाएगी आइसोबार। जो समान ताप वाले स्थान है उनको मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है वो कहलाती है आइसोथर्म्स। इसी तरह से जो कॉन्टूर्स होती है, समुच्च रेखाएं होती है, वो भी एक तरह की आइसोप्लीथ ही होती है क्योंकि वो समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाते हुए खींची जाती है। ये मैप भी आपको अपनी शीट पर बनाना है। इसमें आइसोथर्म्स इन राजस्थान जून माह में जो जून माह में राजस्थान में जो समताप रेखाएं हैं उनको दर्शाया गया है इस मैप पर। आपकी जो राजस्थान भूगोल की आपके पास जो भी बुक है उसमें जो जलवायु संबंधी आपका चैप्टर है उसमें आपको इस तरह के काफ़ी मैप मिलेंगे। आप समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए जो रेखाएं खींची गई है उनका मानचित्र भी बना सकते हैं। आप जून की तरह जनवरी का आइसोथर्म मैप भी बना सकते हैं राजस्थान का, लेकिन एक आइसोप्लीथ मैप जो है आपको अपनी
नेक्स्ट है बिंदु मानचित्र। बिंदु मानचित्र भी एक तरह का मात्रात्मक विषयक मानचित्र है, क्योंकि इसमें किसी भी तथ्य के वितरण को बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। मुख्य रूप से इसके द्वारा जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को यानी जनसंख्या के वितरण को दर्शाने में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें समान आकार के बिंदुओं के द्वारा वितरण दर्शाया जाता है। सबसे पहले एक बिंदु का हम एक मान निश्चित कर लेते हैं। जैसे कि एक बिंदु जो है, अगर हमें कुल जनसंख्या का वितरण दर्शाना है तो पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि एक बिंदु कितना मान रखता है। मान लीजिए हम मानते हैं कि एक बिंदु 1 लाख जनसंख्या को निरूपित करता है और उस क्षेत्र में 13 लाख जनसंख्या है, तो हम वहां पर 13 बिंदु बना देंगे। अगर वहां पर 25 लाख जनसंख्या है तो हम वहां पर 25 बिंदु बना देंगे। जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अलावा फसलों के उत्पादन संबंधी आंकड़ों के बारे में भी हम इसके द्वारा दर्शा सकते हैं। अगर हमें एक से अधिक फसलों के बारे में वितरण दर्शाना है तो हम अलग अलग कलर के बिंदुओं का उपयोग करके उनको अलग अलग तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये राजस्थान का वितरण मानचित्र बिंदु मानचित्र है, डॉट मैप है। इसमें राजस्थान के सभी जिलों के अंतर्गत जो कुल जनसंख्या है उसको दर्शाया गया है। इसमें हमने एक बिंदु के बराबर 1 लाख व्यक्तियों को माना है। तो जैसे कि आप जैसलमेर में देख रहे हैं 6 बिंदु हैं, क्योंकि जैसलमेर में 6 लाख जनसंख्या है। वहीं आप जयपुर में अगर देखेंगे तो 66 बिंदु आपको दिखेंगे, क्योंकि जयपुर में लगभग 66 लाख जनसंख्या है। तो आपको ये जो शीट है ये आपको प्रैक्टिकल फाइल में बनानी है डॉट मैप की। इसके लिए आप लाइन वाले पेज पे राजस्थान के जो सभी जिले हैं उनकी जनसंख्या लिख लेंगे और वहां पर जितनी जनसंख्या है उनके अनुसार आप प्रत्येक जिले में बिंदु दर्शा देंगे। इसके बाद है कोरोसिमेटिक मैप, वर्ण प्रतीकी मानचित्र। ये एक तरह का गुणात्मक मानचित्र है। इसमें हम किसी तरह के आंकड़ों को नहीं दर्शाते हैं, इसमें हम किसी तथ्य के वितरण को दर्शाते हैं जिसमें किसी तरह का सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ वितरण को दर्शाया जाता है, किसी तत्व के गुण को दर्शाया जाता है अलग अलग संकेतों वर्णों के माध्यम से। जैसे कि खनिज, हमें राजस्थान में खनिजों का वितरण दर्शाना है तो हम प्रत्येक खनिज के लिए एक सिंबल डिसाइड कर लेंगे पहले, और उसके वो सिंबल हम जहां जहां पर वो खनिज पाया जाता है वहां वहां पर बना देंगे। इसी तरह हम फसलों के वितरण को भी इसके माध्यम से दर्शा सकते हैं। ये राजस्थान का कोरोसिमेटिक मैप है, इसमें खनिजों के वितरण को दर्शाया गया है। ये भी आपको अपनी जो आप शीट बनाएंगे प्रैक्टिकल शीट उसमें बनाना है। आप खनिजों के डिस्ट्रीब्यूशन को भी दर्शा सकते हैं, आप फसलों के डिस्ट्रीब्यूशन को भी दर्शा सकते हैं। आपको एक कोरोसिमेटिक मैप जो है वह बनाना है। आप ये जो सारे मैप बनाएंगे, डॉट मैप है, कोरोसिमेटिक मैप है, कोरोप्लीथ है, आइसोप्लीथ मैप है, ये सभी मैप आप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टेशनरी से एक राजस्थान का मानचित्र खरीदेंगे और उस मानचित्र को आपको ट्रेस करना है। आपको जो ये मानचित्र है राजस्थान का, ये आपको हाथ से नहीं बनाना है, ये आप ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद है क्रोमैटिक मैप। क्रोमैटिक मैप जो है ये भी एक गुणात्मक विषयक मानचित्र है। इसमें अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है। आप ना कोरोप्लीथ और क्रोमैटिक इन दोनों मैप में ध्यान रखिएगा। जो कोरोप्लीथ था उसमें हम अलग अलग रंग की छायाओं को, अलग अलग छायाओं का उपयोग करते हैं, उसमें हम रंगों का उपयोग नहीं करते हैं। जबकि क्रोमैटिक मैप जो है इसमें हम रंगों का उपयोग करते हैं। साथ ही कोरोप्लीथ मैप है वो एक मात्रात्मक वितरण मानचित्र है, जबकि क्रोमैटिक जो है वह एक गुणात्मक वितरण मानचित्र है। इसमें हम मान लीजिए हमें राजस्थान के भौतिक विभाग दर्शाने हैं, तो हम जो रेगिस्तानी भाग है वहाँ पीला रंग कर सकते हैं, फिर अरावली पर्वतमाला है वहाँ पर भूरा रंग कर देंगे, जो मैदानी भाग है वहाँ पर हरा रंग कर देंगे।
इस तरह से हम अलग अलग तत्वों को दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग करते हैं। सामान्यतः पहाड़ी भागों के लिए भूरा, वनों के लिए हरा, कृषि के लिए पीला, बस्तियों के लिए लाल और जलीय भागों के लिए नीले रंग का उपयोग किया जाता है। इस तरह से यह सभी वितरण मानचित्रों के बारे में है। वितरण मानचित्र आपके प्रैक्टिकल के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वितरण मानचित्र किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, इन पर आपको जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का पेपर होगा उसमें आपको एज ए टिप्पणी भी पूछा जा सकता है। साथ ही वाइवा के लिए भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और वितरण मानचित्रों से आपको ये टोटल 4 शीट्स बनानी है, कोरोप्लीथ मैप की, आइसोप्लीथ मैप, डॉट मैप और कोरोसीमेटिक मैप की।